अंधेरा, दूर युद्ध के बाद किसी जलते हुए शहर को देखना शायद उस नदी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा जिसके किनारे वो शहर बसा हुआ होगा, क्योंकि मुल्तान गिर चुका था। वो शहर जिसे परंपराओं में अपार संपत्ति और सूर्य मंदिर की समृद्धि के कारण विशेष रूप से जाना जाता था, विजेता की सेना के नियंत्रण में था। मोहम्मद बिन कासिम किसी दूसरे विजेताओं की तरह नहीं था, जैसा हमने हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बार देखा। ये एक वहशी और बर्बरता का प्रतीक था जो वहशी था। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का अभियान देवाल से शुरू हुआ, नेरून पार करता है, रावर की लड़ाई में राजा दाहिर का मारे जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मनाबाद गिरता है और अरोर और सिंध के दूसरे शक्ति केंद्रों के बाद वो मुल्तान को जीतता है। सिंधु के मैदानों में जो भी बने हुए किले थे वो एक एक करके गिरते रहे। लेकिन दोस्तों, कई बार इतिहास में एक क्षण जब ऐसा होता है, जब लगता है कि जीतने वाले को कि उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई, उसी क्षण उसके पैरों की जमीन खिसकने से लगती है। यानी रेत बहुत तेजी से खिसकती है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी यही होने वाला था, क्योंकि मुल्तान की जीत के बाद उसका शत्रु सिंध के मैदानों में नहीं था, न कोई राजा, न कोई भारतीय सेना और न कोई बचा हुआ किला। उसका सबसे बड़ा संकट पैदा हो रहा था हजारों किलोमीटर दूर दमिश्क में, और उससे भी पहले इराक में, उस सत्ता के भीतर जिसकी तलवार के तौर पर वो सिंध आया था। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। और हम आज जिस कहानी को अपने इस हिस्से में लेने वाले हैं वो कहानी आपको यहाँ दिखाई देगी। इसी के साथ हम इस कहानी को आज शुरू करेंगे कि विजेता लौटा और इतिहास का फैसला क्या रहा। ये पूरी कहानी मैं आपको इस तरफ चलेंगे, लेकिन कहानी का भाव एक ही है कि हमने कैसे इतिहास में अपने आप को खोया है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि मुल्तान से दमिश्क तक जो विशाल साम्राज्य था, अब मुल्तान से लेकर सीरिया तक, उधर उत्तर अफ्रीका के मैदानों तक खलीफा का राज फैल चुका था। एक क्षण के लिए आप दुनिया का नक्शा देखिएगा और उस नक्शे में केवल इसको सिंध का युद्ध मत मानिए, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जिस साम्राज्य का सेनापति था दोस्तों, उसकी राजनीतिक शक्ति का केंद्र भले ही दमिश्क में था, लेकिन सिंध के अभियान की जो सबसे बड़ी ताकत, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक शक्ति, वो कहां थी? वो इराक में थी। और इराक का सबसे शक्तिशाली आदमी था दोस्तों, वो आपका हज्जाज। ये देखिएगा, एक साम्राज्य जो हजारों किलोमीटर तक फैल चुका, दमिश्क से लेकर इराक, ईरान, इधर सिंध, मुल्तान तक आ रहा है, और इधर ये उत्तरी अफ्रीका तक पहुंचा हुआ साम्राज्य है। इसका पूरा का पूरा ये मैप है जो आपको ये बताएगा कि ये बादशाहत कितनी बड़ी थी। और इस नक्शे के बाद आप देखते हैं वही हज्जाज दिखाई देगा जिसने पहले सिंध के दिशा में पहले भी अभियान चलाए। उसने देवल में मिली हुई असफलताओं के बावजूद नई तैयारियां की। उसने कासिम को अभियान की जिम्मेदारी दी, वही जिसके आदेश दोस्तों, संदेश, निर्देश युद्ध के दौरान सिंध तक लगातार पहुंचते रहे। कासिम की तलवार सिंध में चल रही थी, लेकिन उसके पीछे खड़ी राजनीतिक शक्ति दोस्तों हज्जाज थी। और इसीलिए कासिम की कहानी को समझने के लिए आपको मुल्तान से आगे के सफर से हमको वापस जाना पड़ेगा, और उसी आदमी के पास जिसके संरक्षण के बिना शायद मोहम्मद बिन कासिम कभी इस अभियान की शुरुआत ही ना कर पाता। हज्जाज बिन यूसुफ उस दौर की उम्मैद सत्ता का सबसे कठोर और शक्तिशाली एडमिनिस्ट्रेटर था। उसका नाम केवल सिंध के अभियान के साथ नहीं जुड़ा, इराक पर उसका पूरा नियंत्रण था। उसने विद्रोहों को कुचला, उसके प्रशासन में शक्ति का प्रयोग बिना किसी कमजोरी के किया जाता था। उतनी कठोरता, उतनी निष्ठुरता, मैंने उसकी बहुत कहानी आपको नहीं सुनाई। 30-30 हजार लोगों को उसने एक एक युद्ध में साफ कर दिया। उनको, जिनको जो हथियार गिर चुके थे, उनको भी कत्लो गारत से बर्बाद कर दिया। इस आदमी के अंदर अगर आप किसी राक्षस का चेहरा बनाओगे तो हज्जाज के चेहरे के साथ मिलेगा। ये अलग बात है जब भी आप अरब जैसी सत्ता, जिसका सभ्यताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, अगर उसको इसके साथ जोड़ेंगे तो वो उनका नायक दिखता है। कासिम वो उसके अपने राजनीतिक परिवार का एक घेरे का आदमी था। इसीलिए जब कासिम
देवाल जीतता है दोस्तों, तो उसको युवा सेनापति की एक व्यक्तिगत सफलता नहीं मानते। जब ब्राह्मणाबाद गिरता है तो वो हज्जाज की बनाई हुई एक सैन्य मशीन की सफलता थी। वो जब मुल्तान पे कब्जा होता है तो कासिम का नाम जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी होती जाएगी हज्जाज की प्रतिष्ठा। और लेकिन फिर 714 इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सिंध के इस दुर्दांत विजेता की पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। हज्जाज बिन यूसुफ मर गया। आप समझ रहे हैं, हज्जाज बिन यूसुफ का मरना, आप ये समझिए कि इस तरह से हज्जाज का नेटवर्क जो धीरे धीरे बुझेगा। कासिम अभी सिंध में था, उसकी सेना मौजूद थी, उसके अधीन शहर थे, उसके नाम पर प्रशासन चल रहा था, सिक्का चल रहा था, उसका सबसे बड़ा संरक्षक वो अब नहीं रहा। फिर भी ये बात बहुत समझना जरूरी है दोस्तों कि जो हज्जाज की मृत्यु का ये मतलब नहीं था कि भाई उसी दिन कासिम को पकड़ लिया जाता, नहीं। कुछ दिन तक वो अपनी स्थिति में रहा, अभियान की गतिविधियां चलती रही। अरब की बलाधुरी की अरबी ऐतिहासिक परंपरा में मुल्तान के बाद भी कासिम और उसके प्रशासनिक सैन्य कार्यों का जिक्र मिलता है। मैं इसको आपके साथ इसमें, चूंकि चचनामा में भी इसका जिक्र है कि कैसे वो कश्मीर तक जाता है, इधर कन्नौज के राजा को न्योता भेजता है, अपने सेना के साथ उसको इस्लाम में आने का न्योता भेजता है, और खुद सेना को लेकर उधापुर तक जाने का जिक्र आता है, चचनामा में भी आता है। लेकिन वो इस सब के बाद हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके ऊपर की वो जो छाया, जो जो चलता हुआ बादल उसके सर पे था, जो धूप को रोक रहा था, वो अब हट चुका। और इस बार प्रशासक की मृत्यु नहीं हुई थी, अब खलीफा ही बदलने वाला था। और 715 में क्या होता है, 714 में ये हुआ, 715 में खलीफा अल वलीद की मौत हो गई। उसके बाद जो सत्ता में आया दोस्तों, उसका नाम था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। यानी ये सवाल इतने तक नहीं सीमित रहा कि ये खलीफा कौन था, सवाल ये भी बना कि सत्ता जिसकी गई है उसके साथ कौन कौन जाएगा, सत्ता जिसकी आई है उसके साथ कौन कौन सत्ता में आएगा। सिर्फ इतना सवाल था, पुराने लोग बचेंगे या हटाए जाएंगे, पुराने गुटों का क्या होगा। ये कहानी सत्ता के अंदर आपको हर जगह ऐसी दिखाई देगी, क्योंकि जो पिछली सत्ता के ताकतवर अधिकारियों के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनका भविष्य काला होने जा रहा था। यही मोहम्मद बिन कासिम की सबसे बड़ी कमजोरी बन के आती है, क्योंकि वो सिंध का विजेता जरूर था, लेकिन हज्जाज का आदमी था, और हज्जाज चला गया, वलीद भी चला गया। हज्जाज ने जिसको मोहम्मद बिन कासिम की तारीफें की थी, वो बादशाह ही चला गया, वो खलीफा ही चला गया। तो अब जिस राजनीतिक व्यवस्था में कासिम उभरा था, अब वो व्यवस्था खत्म हो गई। ये बड़ा विचित्र सी बात है। ये मैं आपको एक मैप से बताना चाहता हूं कि कैसे इसकी सारी ताकत टूटती है। ये भी मैंने आपके लिए एक कासिम की शक्ति कहां से आती है, एक शक्तिशाली जाल जो एक हफ्ते में, एक झटके में टूटता है। ये खलीफा है जो दमिश्क से ताकत भेजता है, ये हज्जाज बिन यूसुफ है जो उसकी ताकत यहां से क्रिएट करती है, और ये ताकत फिर ऐसे धीमे से आकर यहां तक दमिश्क की सत्ता से हज्जाज को शक्ति मिलती है, उससे कासिम की तलवार चलती है, वो सिंध की विजय करती है, और फिर हज्जाज गया, सत्ता बदली, और कासिम का भाग्य बदल गया। ये इस मैप से आप समझ रहे होंगे। तो इतिहास का बहुत अजीब सा दृश्य है, लेकिन इतिहास सिर्फ उतना नहीं होता दोस्तों कि कासिम जो है एक तरफ जीत गया किले, सेना, बंदी, कर, लूटी हुई संपत्ति, नया प्रशासन, दूसरी ओर दमिश्क में एक सत्ता जो कासिम की पहचान, पिछली नेटवर्क का आदमी, और फिर आदेश आता है कासिम को वापस बुलाना। ये वो क्षण था जब विदेश यात्रा जो है उसकी विदेशी वापस जा रही है। लेकिन मैं यहां एक और बड़ी चीज आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर उन शहरों में उन बंदियों का क्या हुआ, उन हजारों लाखों लोगों का क्या हुआ जिनकी हम इंतजार कर रहे थे। मैं इस कहानी को वहां तक ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वो कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि कैसे हुई, हज्जाज मरा, ये कहानी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पूरा समय ये देखेंगे कि इतिहास में लोग गायब कौन होते हैं। इतिहास हमको ये जरूर बताता है, और मैं खासतौर से इसलिए इस इतिहास को समझ रहा हूं क्योंकि हमारे लिए इतिहास कासिम की विजय का नहीं,
हमारे लिए हमारे लोगों की मौत का विजय है, क्योंकि रेगिस्तान, लंबा काफिला, लोगों की कतारें, बच्चे, महिलाएं, बंदी, सैनिक, दूर जाती हुई सड़क, और उस पर ये जाता हुआ काफिला आपको ये बताता है कि इतिहास से सिर्फ इतना पता चलता है कि युद्ध कैसे हुआ, लेकिन ये नहीं बताता युद्ध के बाद उन लोगों का क्या हुआ जो युद्ध में बच गए। युद्ध के बाद वो कहां गए, किसके घर खत्म हुए, किसके घर पहुंचे, किसके बाजार में बिके, कौन रास्ते में मर गया, कौन अपनी जमीन के लिए हमेशा से काट गया, और किसका नाम इतिहास ने लिखने लायक भी नहीं समझा। और ऐसे लायक लोगों में हजारों लाखों लोगों की संख्या है दोस्तों, क्योंकि सिंध का हर बंदी जो है वो उसमें व्यक्तिगत सूत्रों में नहीं नाम आता, क्योंकि अब एक विशाल साम्राज्य का प्रतिनिधि जो उत्तर अफ्रीका से लेके मुल्तान तक है, वो जिन लोगों को बंदी बनाते हैं उन लोगों के नाम अपने रजिस्टर में दर्ज नहीं करते। हमें कोई ऐसी सूची नहीं मिलती है इतिहास में, फला बच्चा यहां गया, फला महिला को यहां बेचा गया, फला औरत इस जगह पर सेक्स स्लेव के तौर पर रही, और फला आदमी रास्ते में मर गया। मनुष्य एक चीज बन चुका, और हम पहली बार एक ऐसी व्यवस्था से टकराए जो दुनिया में वहशत और बर्बरता के लिए जानी जाती थी, जिसने ये सब चीजें मंगोलों से ली। लेकिन हम लोग तो इससे पहली बार टकरा रहे थे, क्योंकि अब इस विभाजन के बाद का है, क्योंकि हम लोग ये इस इतिहास को मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, सिंध के सूत्र ढूंढे, क्योंकि एक चीज है ये समझिए कि पूर्वी क्षेत्रों से, मोर्चों से जो पकड़े गए ये लोग साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए गए। फ्रंटियर से इराक के सैन्य नगरों तक गए, वहां से लोगों ने घरेलू गुलामी में खरीदा, कुछ को श्रम में खरीदा, कुछ को उसके लिए सैन्य व्यवस्था में शामिल हुए, कुछ बाजारों के माध्यम से एक बाद एक बिकते रहे। लेकिन सिंध के हर बंदी के साथ ये हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई डायरी नहीं है, हमारे पास वो नगर नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगा, और मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की, आप लोगों के लिए मैंने कोशिश की कि हम इतिहास की ये सच्चाई जान सके। ये देखिए, बंदियों की दुनिया का भी मैंने मैप तैयार किया, इसीलिए ताकि आप उस दर्द को महसूस करें जो उन लोगों ने झेला है, इस सभ्यता ने झेला है। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा, ये लगभग 4400 किलोमीटर तक बैठती है दोस्तों। उस दौरान मौसम बदले होंगे, उस दौरान तूफान आए होंगे, उस दौरान बीमारी हुई होगी, उस दौरान कुछ लोग कमजोर पड़ गए होंगे, उस दौरान कुछ लोगों को मौत का झटके आए होंगे, जो जहां था उसको वहीं, क्योंकि ये कोई दुशाला उड़ा के नहीं ले जा रहे थे। इनके लिए तो वो सिर्फ चीज थी, औरतें सिर्फ सेक्स स्लेव थी, बच्चियां सिर्फ सेक्स के लिए थी, ये सब था। तो इतने जगह होने में इतिहासकार और कहानीकार होने का यही अंतर आता है, क्योंकि कोई मनगढ़ंत प्रतिशत आपको नहीं दे सकता कि कितने लोग मरे, 20, 30, 50। लेकिन सिंध के बंदियों का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। बस इतना मैं कह सकता हूं कि इतनी लंबी यात्रा थी, कठोर मौसम था, रास्ते थे, बहुत उबड़ खाबड़, बीमारी थी, पानी की कमी हो सकती थी, भूख थी, साम्राज्य की सीमाओं के बाहर एक ऐसा समाज था जहां कैप्टिव मनुष्यों को सिर्फ जानवरों की तरह तब्दील किया जाता है। लेकिन कितने रास्ते में मरे हम नहीं जानते, कितने बच गए हमको नहीं पता, कितने बसरा में पहुंचे कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, कितनों ने अपनी जमीन देखी, कभी नहीं। क्योंकि ये नामों का अंधेरा हमेशा के लिए छा गया। वो आदमी कैसे हवा में गुम हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन इतिहास हमेशा दूसरे चेहरे की तरफ जाता है। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि मुल्तान की स्मृति उसी दिन खत्म नहीं हुई। इतिहास हमें एक अप्रत्याशित उत्तर देता है कि बाद की शताब्दियों में अरबी और मुस्लिम भूगोलकारों ने उसके बारे में लिखा है कि एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र की स्मृति है, एक प्रसिद्ध प्रतिमा थी, एक तीर्थ था, और दूर दूर से आने वाले यात्री। ये बहुत दिनों तक दिखता है, क्योंकि विजय और सांस्कृतिक विनाश एक क्षण में पूरा नहीं होता। राज्य बदलता है दोस्तों, राजस्व व्यवस्था बदलती है, शासक बदलते हैं, लेकिन स्मृति कभी कभी सदियों तक बची रहती है। आज भी मैंने आपके लिए वो कहा कि वो जो हम सदियां बीत जाने के बाद भी राजा दाहिर की कहानी मरती नहीं है। तो मैं उस कहानी के बाद आपके पास राजा दाहिर की बेटियों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास मैं इसलिए लौटा कि आप ये समझ सके कि इतिहास ने किस तरह से आपके साथ किया, हजारों लोग किस तरह मारे गए, ये सारी चीजें रही। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। कासिम चला गया, कासिम अभी हाजिब बिन यूसुफ के मरते हुए। अब एक बात समझने की है कि कासिम के साथ क्या हुआ। जैसे ही
अब ये खलीफा बदलने वाली कहानी के बाद वापस शुरू करते हैं कि 714 में खलीफा अल वलीद की मौत होती है। उसके बाद सत्ता में आया वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। और सवाल इतना नहीं था, अब ये तो देखना था कि ये हज्जाज के आदमियों को कैसे हटाएंगे। इतिहास का बहुत जबरदस्त दृश्य है दोस्तों, जब कासिम जो है आदेश आता है, कासिम को वापस बुलाया गया। चचनामा ये कहता है कि ये पहला आदेश था जो खलीफा की तरफ से सीधा आया। ये आदेश किसी और की तरफ से नहीं, सीधा खलीफा की तरफ से आया। इससे पहले जितने भी आदेश आते थे वो इराक से आते थे, हज्जाज भेजता था। ये पहला था जिसमें खलीफा ने भेजा। और ये कासिम के साथ दिक्कत थी कि विजेता की उल्टी गिनती शुरू हुई और जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से उसको वापस जाना था। इस बार वो सेना का नायक नहीं था, इस बार वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यानी एक कल्पना करिए आप कि जो कुछ साल पहले हजारों सैनिकों के साथ आया, हथियार, घेराबंदी के उपकरण, मंजनी, ऊंट, घोड़े उसके सामने थे और उसके सामने सिंध, अब वही आदमी वापस जा रहा था। उसके सामने भारत की जीत नहीं, अपने साम्राज्य की राजनीति थी। अरबी ऐतिहासिक परंपराओं में जो बात है बालाधुरी की, उनमें कहा जाता है कि उसको गिरफ्तार किया गया और अंत में कैद में उसको तड़पा तड़पा के मारा गया। विशेष तौर से अल बलादुरी की राजनीतिक प्रतिशोध की कहानी में यही आता है कि कासिम को वापस भेजा गया, वसित जिस शहर का नाम था वहां उसको मारा गया, उसे हिरासत में लिया, उसका अंत हुआ। और एक इराक की राजनीतिक दुनिया में जहां कभी उसका संरक्षक हज्जाज सबसे शक्तिशाली एडमिनिस्ट्रेटर था, वो हज्जाज और हज्जाज के आदमियों की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। क्योंकि इसमें अलग अलग मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इसको तड़पाया, तो उसका नाम आया साहली बिन अब्दुल रहमान। अल बलादुरी की परंपरा में हज्जाज और उसके विरोधियों के बीच पुरानी वैमनस्य की कहानी दिखाई देती है। हज्जाज के परिवार और उनके राजनीतिक लोगों पर सिर्फ कार्रवाई की बात नहीं आती, व्यापक प्रतिशोध लिया गया। और इसी में मोहम्मद बिन कासिम चपटे में आया, क्योंकि जिस साम्राज्य के लिए वो सिंध में लड़ रहा था उसी साम्राज्य की जेलों में उसकी ताकत खत्म हो चुकी। मोहम्मद बिन हज्जाज, मतलब ये जो मतलब कहा जाता है साली ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से कठोर व्यवहार करके मारा। अंततः मोहम्मद बिन कासिम यहीं मर गया। लेकिन इतिहास की दिक्कत यहां शुरू होती है, क्योंकि कासिम की मौत की एक कहानी ये है। दूसरी चचनामा एक दुनिया की अलग कहानी सुनाता है। पहली कहानी अल बलादुरी की, जो अल बलाधुरी है उसकी कहानी में आता है दोस्तों। वो वल बलाधुरी ये बताता है कि कैसे उसको तड़पा तड़पा के मारा गया। ये कहानी तो अल बलाधुरी की है, लेकिन ये देखिएगा मैं इसीलिए आपके लिए एक दूसरा मैप है। एक दूसरी कहानी क्या है चचनामा की, जो बताती है और जो ज्यादा है। यहाँ कोई अचानक, चूंकि पहली कहानी में कोई सीधी सादी कहानी है, राजनीतिक है, बहुत क्रूर है, हज्जार मर गया, वलीद सत्ता में आ गया, वलीद मर गया, सुलेमान सत्ता में आया, पुराने सत्ता तंत्र के लोगों को बदला गया। ये हमें कहा गया साम्राज्यों में तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है सत्ता का परिवर्तन। कल तक जिस आदमी का नाम विजयता के नाम पर था, वही आदमी आज पिछले दौर का अवशेष था, और शायद इसीलिए इतिहास की किताबों में। लेकिन हम एक दूसरी कहानी के साथ हैं। कहानी नाटकीय है लेकिन इतनी दर्दनाक है, ये स्मृति और प्रतिशोध से भरी हुई है। कासिम की मृत्यु के बाद अगर हम सबसे ज्यादा किसी कहानी को सुनते हैं तो वो चचनामा की परंपरा से है। यहां से कहानी का केंद्र बदलता है, अभी कासिम नहीं, राजा की बेटियां हैं। जिसे कासिम की सेना ने रावर के मैदान में हराया था, राजा दाहिर। दाहिर के बाद उसका साम्राज्य टूटा, उसका परिवार किस तरह से बिखरा, आपने देखा परिवार की महिलाओं और बंदियों के साथ क्या हुआ। इसी व्यापक पाठ में दो बेटियां हैं, सूर्य देवी और परमल देवी। हम फारसियन ट्रेडिशन से सुन रहे हैं, मैं इसमें बाकी कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम उस कहानी को सुन रहे हैं। राजा दाहिर की बेटियों को वापस भेजा जाता है, हबसी गुलाम के साथ वो वापस भेजता है, एक पूरा पैसे के साथ। यहां सब ये कहानी लिखी गई है कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है लेके जा रहे हैं। कासिम ने इस महिला के, हाँ सूरमा का अंत है ये, जब दोनों, बड़ी देवी का नाम सूर्य, बड़ी बेटी का नाम सूर्या देवी है और छोटी का प्रमिला देवी है। और खलीफा ने आदेश दिया, जब ये पहुंची कुछ दिन आराम करने के लिए हरम में रखा ताकि उनको बाद में वो इस्तेमाल करे। कुछ दिनों बाद एक रात उसने दोनों को बुलाया
तो उसने खलीफा वलीद ने किसी अनुवादक से पूछा कि दोनों में बड़ी कौन है। इसमें वलीद क्यों लिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़ी लड़की ने कहा उसका नाम सूर्या देवी है, छोटी बहन का नाम परमला देवी है, परमाल या इसमें प्रमिला लिखा है। और खलीफा ने बड़ी बेटी को अंदर बुलाया, छोटी बहन के लिए कहा कि उसे दूसरी जगह आराम करने के लिए भेज दो। जब वो दोनों अकेले में हुए तो सूर्या देवी को खलीफा ने अपने पास आने के लिए कहा, और जैसे ही उसने अपना चेहरे से नकाब हटाया तो बादशाह को लगा कि वो क्या है, वो बहुत ही खूबसूरत है। सूर्या देवी को जैसे ही उसने अपनी तरफ खींचा तो उसी ने वो झटके से खड़ी हो गई। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपकी उम्र लंबी हो। मैं बेबस दासी हुजूर के बिस्तर के काबिल नहीं हूं, क्योंकि हम दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक हमारे पास अपने पास रखा, हमारा शील भंग किया, तब हमें आपके। उसने कहा कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, शायद आपके यहाँ होगा। ये सुनते ही अंदर अनुवादक नहीं था, लेकिन खलीफा का दिमाग घूम चुका था, वो ठंडे दिमाग से सोचने के लायक नहीं था। वो गुस्से और हसद के कारण पूछताछ और गहराई में जाने की सोच नहीं थी। तुरंत उसने खुद कागज कलम स्याही मंगवाई, अपने हाथ से चिट्ठी लिखी, मोहम्मद बिन कासिम को हुक्म दिया जहां भी हो स्वयं को किसी भी जानवर, मारे गए जानवर की खाल में बंद करके वापस आए। इस तरह इतिहासकारों ने कहा खलीफा एक कामी है, लेकिन कहानी के अंदर कुछ है ऐसा है कि एक इससे ज्यादा दाहिर के साथ में जो मतलब लोग अलग अलग कहते हैं, लेकिन ये कासिम को हुक्म उधमपुर में मिला। उसने तुरंत गधे की ताजा खाल लाने का हुक्म दिया। खाल आने के बाद स्वयं को उसमें डाला। उसके बाद इसने कहा कि मुझे सील दिया जाए। इसके बाद एक संदूक में डाला, और जब ये खलीफा के पास पहुंचा तो उससे पूछा कि ये जिंदा है कि नहीं, तो पता चला कि नहीं साहब, ये खत्म हो चुका है। तो उसके बाद खलीफा ने संदूक का ढक्कन खोला और अभिमान से राजा दाहिर की बेटियों को बुलाया और कहा, देखो हमारे महातत आदमी ऐसे करते हैं। इसने अपने आप को, उनमें से एक ने अपना बुर्का हटाया और फिर जमीन पर रखकर कहा, बादशाह सलामत, आपने इसके शक है, अब हम ये मानते हैं कि आपको ये साजा होना चाहिए। तब उसने बताया कि हमने हमारे खानदान का बदला लेने के लिए ऐसा किया। खलीफा तुरंत क्रोध से कांपने लगा। ये बहुत लंबा है। हम जैसी सैकड़ों हजारों लड़कियों को गिरफ्तार किया, 70 राजाओं को हराया, कितनी मस्जिदें इसने मंदिरों को तोड़ के बनाई है। मोहम्मद बिन कासिम ने सच में हमारा साथ किया होता तो इस प्रकार की सख्त सजा मिलती। वह दुश्मन की, ये कहना उसने शुरू किया तो खलीफा क्रोध से कांपने लगा कि इन दोनों बहनों को जीवित दीवार में चुनवा दो। तारीख मासूमी में कुछ और लिखा हुआ है। उसने कहा दोनों बहनों को घोड़ों की पूंछों से बंधवाकर सड़कों पर खींचा जाए और उनके शरीर के चीथड़े उड़ जाए। बचे हुए शरीर को ददला नदी में फेंक दिया गया। लोगों ने कहा, तहफुतुल कुरान में लिखा हुआ है कि दोनों राजकुमारियों को हाथियों की टांगों से बांधा गया, शहर की गलियों में घुमाया गया, जख्मी होने पर उनको जिंदा जला दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम का शरीर सीरिया में दफनाया गया। खलीफा के दरबार में एक शख्स, इसीलिए कहते हैं ये जानकारी नहीं मिली क्योंकि हजाज के चचेरे भाई का पोता था, लेकिन ये इतिहास की किताबों में यही है। और ये भी माना गया कि उन दोनों बहनों ने उनके जिनके पिता को मारा गया, घर बर्बाद किया गया, उसका बदला लिया गया। तो ये उन्हों का चचनामा की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही था, क्योंकि उनकी दुनिया टूट चुकी थी। इस पर बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि कहानियां प्रतिशोध की थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का अंत किसी भी तरह उस सिंध के युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया, वो उस भूमि में नहीं मारा गया जहां वो जीतने आया था, वो अपने साम्राज्य की सत्ता के अंदर खत्म हुआ। अब ये दो रास्ते हैं दोस्तों। एक तरफ बलाधुरी जो कहता है सत्ता गिरी तो कासिम, सत्ता बदली तो कासिम गिरा। दूसरी तरफ दाहिर की बेटियां हैं, प्रतिशोध और कासिम का अंत। तो हमको लगता है कि ये शायद ये अपना ही जीवन है, क्योंकि पराजित समाज अक्सर अपनी तारीखें याद नहीं रखता। वो याद रखता है किसने हमला किया, कौन मारा गया, किसने बंदी बनाया, किसका घर टूटा, और कभी कभी वो याद रखता है कि प्रतिशोध लिया गया था या नहीं। बाद में स्मृतियां इसको कहानियों में बदले लेती हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि मोहम्मद बिन कासिम मर गया तो सिंध का क्या हुआ? क्या उसके साथ उम्मैद वंश की विजय खत्म होगी? क्या भारतीय सत्ता वापस आ पाई? क्या सिंध ने तुरंत विदेशी शासन को उखाड़ फेंका? इतिहास इतना सरल नहीं है। कासिम चला गया, उसके पीछे सेना यहीं रह गई। वो अरबी अधिकारी यहीं थे, प्रशासनिक ढांचा मौजूद था, वसूली की व्यवस्था चल रही थी। स्थानीय समाज के उन गद्दारों ने उनके साथ जो समझौते किए थे, वो लोग प्रशासन का हिस्सा बन चुके थे। कुछ क्षेत्रों में प्रतिरोध था, कुछ क्षेत्रों में सत्ता की व्यवहारिक स्वीकृति थी। यही विजय के बाद का सबसे कठिन इतिहास है। युद्ध जीतना एक बात है, लेकिन विजित भूमि पर टिके रहना
दूसरी बात, बलाधुरी तो कहता है कि कासिम के जीतने के बाद स्थिति स्थिर नहीं रही। दाहिर के परिवार और स्थानीय गतिविधियां फिर से तेज होती हैं। कासिम की व्यक्तिगत सैन्य प्रतिभा और उसके अभियान की गति खत्म हो चुकी थी। अब सामने सबसे बड़ा विशाल जटिल प्रश्न था, क्या अरब सेना सिंध से बढ़कर पूरे भारत में फैलेगी, या सिंध सिर्फ उम्मैद खलीफा की एक आखिरी चौकी बन के रह जाएगा। इतिहास ने जो आगे उत्तर दिया वो कासिम की शुरुआती विजयों से कहीं जटिल था। अगर मैं ये कहूं कि भारत समाप्त नहीं हुआ, देवल जीता, राजा दाहिर मारा गया, तो समाज समाप्त नहीं हुआ, मुल्तान जीत लिया गया, तो भारत की दूसरी शक्तियां भी मौजूद थी। राजस्थान की दिशा, कन्नौज की दिशा, गुजरात की दिशा, दक्षिण और मध्य भारत, हिमालय के पार की रियासतों और आने वाली सदियों में जब भी विदेशी सेनाएं भारत की ओर बढ़ेंगी तो उन्हें हर जगह देवल जैसा समुद्र तट नहीं मिलेगा, हर जगह सिंध जैसा राजनीतिक संकट नहीं मिलेगा और हर जगह बिखरा सीमांत क्षेत्र नहीं मिलेगा। भारत विशाल है, उसकी राजनीतिक दुनिया कासिम के अभियान से कहीं बड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये कहानी इसलिए असाधारण थी यहाँ तक कि एक युवा को बनाकर उसने भेजा जरूर था, लेकिन उसकी मौत किस तरह हुई ये भी एक वो है। जिस आदमी ने जितनी तेजी से सत्ता पाई थी उतनी तेजी से उसका अंत भी हुआ, लेकिन हमारी कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। सिंधु में विदेशी सत्ता कैसे चली, मुल्तान और सिंध में इस विजय की स्मृति कैसे बची, क्या किताबों में, लोक कथाओं में, या सदियों बाद भी लोगों ने अपने मंदिरों में और अपने शहरों में उन पराजित राजाओं को याद रखा। हम अगले भाग में हम युद्ध के मैदानों से आगे बढ़ेंगे। अब तलवारों की आवाज कम होगी, विजय के बाद सिंध और उसके बाद एक सभ्यता, यानी हम इसको अगर ये कहें कि कासिम आया एक सेना लेकर, सिंध में विजेता बना, लेकिन सत्ता बदलते ही अपने साम्राज्य का कैदी बना। कासिम मर गया, पर सिंध की कहानी दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई है। मैं इसको आपको एक दो मैप के साथ और देते हैं इसके साथ, ताकि आपको ये लगे। सिंध से ये निर्णायक विजय का मैप आपको पूरी कहानी बता रहा है, और ये एक आखिरी रात की कहानी है कि जो उसने लास्ट की रात उसकी कैसी रही थी, विजय से पतन से पहली रात है। मैं इसको यहीं तक खत्म करता हूं, और इसके साथ ये वापसी का भी है, ये अंतिम यात्रा का मैप है जिसको आप देख सकते हैं। इन मैप के सहारे आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, कहानी तो और भी बड़ी है, कहानी और भी है, लेकिन ये एक ऐसी पूरी कहानी का अंत हम देखते हैं जो आपको ये बताती है कि इतिहास में सब कुछ वही नहीं होता जो हम देखते हैं, इतिहास उससे कहीं ज्यादा होता है जो हम नहीं देखते। तो मुझे लगता है ये एक पराजित राष्ट्र की कहानी नहीं है, ये उन बहादुरों की कहानी है जिन्होंने युद्ध को अपनी जान से ज्यादा समझा, इस मिट्टी के साथ लड़े में, और ये मिट्टी का विरोध आज आपको अपने नाम के साथ पुंडीर, शर्मा, वर्मा, यादव या कुछ भी लगाने के लिए इन्हीं उन्हीं लोगों के खून से संभव हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है कि आखिर सिंध में क्या हुआ। नमस्कार।